हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ और क्वेश्चन जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। पिछली वीडियो में हमने 52 यानी 52 क्वेश्चन तक कर दिए थे। आज 53 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, ये कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइट, दूसरा है बार्कर, तीसरा है लास्की, चौथा है गार्नर। तो अधिकारों की जो महत्वता है समाज में, जो इम्पोर्टेंस है, उसको देखते हुए लास्की ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को विकास नहीं कर सकता है। दूसरा है समाज के लिए बहुत उपयोगी है, कोई भी उपयोगी कार्य बिना अधिकारों के नहीं हो सकते हैं। तो ये कथन किसका है? ये है आपके लास्की का। दूसरा है सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जब हम बात करते हैं सामान्यतः जो नगर राज्य है उसकी अवधारणा आपकी किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है मिस्र, प्राचीन यूनान, प्राचीन चीन, प्राचीन भारत। तो जब नगर राज्य की बात आती है जो कि प्राचीन ग्रीक उसके लिए आपका पॉलिस शब्द का उपयोग वहां पे किया जाता है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य, यानी प्राचीन काल के जो छोटे छोटे आपके नगर होते हैं, नगर राज्य होते हैं, और उनको ही यूनानी नगर राज्य यानी आधुनिक जिनका नाम है राज्य। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा प्राचीन यूनान। तो नगर राज्य का जो विचार है काफी पहले से है। आधुनिक काल में जब हम बात करें तो वेस्टफेलिया की संधि से इसका ओरिजिन होता है 1648 के बाद। फिर आता है निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो ऐसा कौन सा विद्वान जिसने समाज यानी सोसाइटी को आपका ईंट कहा है, समाज को ईंट कहा है, राज्य को सीमेंट कहा है? ये कथन किसका है? आशीर्वादम का कथन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका 56, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य अपने आप में एक साधन है, दूसरा है राज्य साधन एवं साध्य का एक साधन है, तीसरा है राज्य साधन और साध्य दोनों है, चौथा है राज्य ना साधन है और ना ही साध्य है। तो राज्य के स्वरूप के बारे में बहुत सारे जो विचारक हैं उनका अपना अपना मत है। कोई राज्य को साध्य और साधन दोनों मानते हैं, जैसे कि आदर्शवादी विचारक जो कि राज्य को साध्य और मानवीय विवेक की परिणति मानते हैं। वही उदारवादी जो विचारक होते हैं वो भी सेम राज्य को साधन मानते हैं। तो आदर्शवादी साध्य मानते हैं और उदारवादी इसको साधन मानते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे विचारक इनको बोलते हैं ये साध्य साधन दोनों है, तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो राज्य की सबसे जो इम्पोर्टेंट जो तत्व है वो कौन सा है 4 तत्वों में से? तो आप सभी को पता होगा कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक होता है निश्चित जनसंख्या, दूसरा है आपका निश्चित भूभाग, तीसरा है आपका जो सरकार होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन चारों में कौन सा है? आपका संप्रभुता। बिना संप्रभुता के कोई भी राज्य आपका राज्य नहीं कहला सकता है। हम किसी राज्य की कल्पना आपकी नहीं कर सकती है। तो संप्रभुता आपके 2 तरीके से होती है। एक है आपकी बाह्य संप्रभुता, जैसे कि भारत को बाह्य संप्रभुता मतलब मिली कब? 1947 में, 15 अगस्त 1947। उससे पहले हमारे पास बाह्य संप्रभुता आपकी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन हमारे देश को क्या कर रहा था? गवर्न कर रहा था। और राज्य की जो आंतरिक संप्रभुता होती है किसी देश की, तो वो भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे संप्रभुता आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? तो यह किसने कहा कि कौन क्या कब किससे प्राप्त करता है? पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो इस नाम से लास्की ने 1936 में आपकी बुक लिखी थी। तो बुक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन हाउ। तो ये कथन किसका है? लास्की का नहीं, ये कथन है लॉसवेल का। यहाँ पे इसका आंसर होगा लॉसवेल। तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन हाउ। तो कौन क्या कब कैसे प्राप्त करता है? तो ये कथन है लॉसवेल का। बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट के लेखक कौन है? तो बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एक स्वीडिश अर्थशास्त्री है जिनको कि 1974 में अर्थशास्त्र का आपका नोबेल प्राइज भी दिया गया था। कब? 1974 में। उनका नाम आपका क्या है? गुन्नार मिर्डल। तो गुन्नार मिर्डल जो कि सॉफ्ट स्टेट की बात करते हैं, बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट करके इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा इनकी बुक की बात करें तो एशियन ड्रामा भी इनकी बुक है। इसके अलावा इनका इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका
सॉफ्ट स्टेट यानी मृदु राज्य। इसके अलावा बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट, ये आपकी इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया। तो जब हम बात करते हैं यूनेस्को, जो कि आपका इसका मुख्यालय है कहाँ पे, पेरिस में, फ्रांस में, और इसका गठन हुआ था 1946 में। तो परंपरागत तो यूनेस्को बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका बहुत सारी कल्चर सिटीज को आपका वर्ल्ड हेरिटेज का आपका दर्जा देता है। तो यहाँ पे यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो आपका निर्धारित किया था कब, 1948 में। तो इसका राइट आंसर है आपका 1948 ए। दूसरा, यहाँ पे जो राजनीति के सिद्धांत, राज्य संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह, जनमत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र इन्होंने डिसाइड किए थे। कौन कौन से, पहले है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, दूसरा है 4 क्षेत्र इन्होंने बताए थे, दूसरा है जो संस्थाएं होती है राजनीति विज्ञान में, जो इंस्टीट्यूशन होता है, एंड तीसरा है जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक दल, एंड चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों, शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो राजनीति विज्ञान के संबंध में ये आपकी परिभाषा किसने दी है, तो ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिनका नाम था पॉल जेनेट। तो इन्होंने ये आपकी डेफिनेशन दी थी, जो कि आपकी इमैनुअल कांट से आपकी काफी प्रभावित थे। तो इनकी एक बुक आती है द ला फीमेल करके, इसके अलावा बहुत सारी बुक भी उन्होंने लिखी है। तो ये कथन है आपका किसका, पॉल जेनेट का। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। तो राज्य के आधारभूत तत्व और शासन का जो सिद्धांत है उसका विवेचन करता है। तो ये भी आपका सेम किसकी है, पॉल जेनेट की। तो 2 बार आपकी ये रिवाइज हुई है। नेक्स्ट है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है। तो जब हम बात करते हैं जो संसदीय सरकार होती है, जैसे कि भारत में हमने ये व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके के से लिया है, जिसको कि मंत्रिमंडलीय, कैबिनेट स्तरीय, इसके अलावा उत्तरदायी शासन, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली, इन नाम से आपका जाना जाता है। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है, उसको कहा जाता है आपका क्या, संवैधानिक प्रधान। तो यहाँ पे जो रियल पावर होती है वो आपकी किसके पास होती है, पीएम और उनकी मंत्रिपरिषद के पास, और जो नाममात्र की शक्तियां होती है वो होती है आपकी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं उनके लिए आपका बाध्य होता है। भारत की बात करें तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति आपका बाध्य है। ये बाध्य जो शब्द है वो जोड़ा गया था आपका 42वें संवैधानिक संशोधन, लेकिन उस बाध्य होने के लिए आपका एक बार अगर अनुचित कोई चीज है, अनुचित कोई प्रोविजन है, उसको मंत्रिपरिषद को आपका वापस लौटा सकता है। वो प्रोविजन किया गया था आपका 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो इस तरह से आपका इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे खत्म होता है, जो कि हमारा पहला पार्ट था, उसमें आपके 63 क्वेश्चन थे। मूव करते हैं आज के दूसरे प्रैक्टिस सेट पे, दूसरा पार्ट पे। तो ये आपका यहाँ पे आंसर की है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आंसर का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो मूव करते हैं आज के दूसरे प्रैक्टिस सेट पे। दूसरा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दूसरे प्रैक्टिस सेट का आपका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का सेकंड प्रैक्टिस सेट। यस, तो ये है आपका राजनीति विज्ञान का दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है, यानी जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसका प्रोविजन किसमें है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है और जिसका संविधान में एक प्रॉपर आर्टिकल आपका दिया गया है, और भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका उल्लेख है। 325 जब बात करते हैं तो वहां पे आपका कि जाति धर्म आधार के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा वोट देने के लिए। दूसरा है 326 में आपका किसके लिए है, वोट देने का अधिकार, एंड 327 राज्य विधानमंडल के चुनाव में वोट देने का। इस तरह से यहाँ पे कुछ प्रोविजन है। तो यहाँ पे निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए आपकी जिम्मेदार है, एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी आपका मनाया जाता है।
और भारत में निर्वाचन आयोग जो कि संसद के, राज्य विधानमंडलों के, संसद की बात करें तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब का चुनाव कराता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका कराता है। तो राज्य के विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं वो भी यही कराता है, लेकिन नगर पालिका और पंचायत का चुनाव स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कराता है। जैसे कि आपका पंचायत का 243 के अकॉर्डिंग कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये आपका जो सेंट्रल है, जो आपका भारत का मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग है, वो आपका 3 सदस्यीय है। पहले आपका मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था तो 1 सदस्य था, लेकिन बाद में 1989 में वोटिंग एज आपकी इंक्रीज की गई, मतलब घटाई गई, तो बहुत सारे युवा वोटरों की संख्या आपकी बढ़ गई थी। तो इस कारण से उन्होंने 1990 में इसको क्या किया, 1989 में 3 सदस्य, फिर आपका 1 सदस्य किया गया, फिर 1993 में आज से आज तक आपका 3 सदस्य है। लेकिन जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो एक ही सिंगल मेंबर्स बॉडी है, वहां पे केवल एक निर्वाचन आयोग आपका होता है राज्य वाले में। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो जब हम बात करते हैं जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट भारत ने किस देश के संविधान से लिया, तो ये है आपका कहाँ से? अमेरिका से। तो जब हम बात करते हैं कि जो सरकार के तीनों अंग हैं, तो वहाँ पे अपनी अपनी जो सीमा उनके लिए दी गई है उनका उल्लंघन करते हैं। जैसे कि व्यवस्थापिका कार्य करती है तो कार्यपालिका अंकुश लगाती है, कार्यपालिका करती है तो न्यायपालिका अंकुश लगाती है। तो इस तरह से हर एक अंग एक दूसरे पे अपना क्या करते हैं? नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो कोई भी अपना क्षेत्र से बाहर ना जाए, कोई भी ऐसा प्रोविजन ना क्रिएट करे जो कि आपके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, आपके संविधान के विरुद्ध हो, तो उसको कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया आपने? तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं, इसको कहा जाता है आपका जनहितवाद। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा आपका जनहितवाद। तो इसको न्यायिक सक्रियता के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो न्यायिक सक्रियता आपकी संबंधित है किससे? जनहितवाद से। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो सरकार कानून बनाती है, तो अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड आपका करार दिया जाता है, असंवैधानिक घोषित किया जाता है। फिर है किसके वर्णन में? मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? ग्रैनविल ऑस्टिन का। तो ग्रैनविल ऑस्टिन के आपको कुछ कथन याद रखने हैं, जैसे कि भारत के लिए सरकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दूसरा है कि कांग्रेस जो संविधान सभा एक दलीय थी, कांग्रेस ही भारत था, भारत ही कांग्रेस थी, ये भी इनका कथन है। और तीसरा है ये अल्पतंत्र वाला, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो कि भारत के शिक्षा मंत्री थे उस समय पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने अल्पतंत्र बोला था कि इन्हीं का सबसे ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंस है। तो ये भी ग्रैनविल ऑस्टिन का आपका कथन है। इनकी एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द स्टेट करके, 1966 में आपकी आई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस समिति के रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से? तो जब हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों पे विचार करने के लिए उनके ढांचे पे, तो एक समिति बनाई गई थी 1983 में, मार्च 1983 में, रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में। और इस समिति ने अपनी जो सिफारिश थी, इनकी जो रिपोर्ट थी 1988 में आपकी सबमिट की थी। तो कभी कभी आपका इन्होंने पूछा जाता है रिपोर्ट कब सबमिट की? 1988 में, बनी थी 1983 में। तो इन्होंने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था और तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ये आपकी गठित की गई थी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा इससे पहले एक राजमन्नार समिति भी आई थी, उसकी सिफारिशें खारिज की गई थी। 1969 में आपकी राजमन्नार कमेटी आई थी, तब ये आई थी आपकी कौन सी? आपके जो सरकारिया कमेटी है उस पे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारिया रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? डी। इसके अलावा हाल ही में एक कमेटी और बनाई है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2025 में, जिसका नाम है आपका जोसेफ कुरियन कमेटी नाम से। तो ये भी इस साल काफी न्यूज में आपकी रही थी। तो पूछा जाता है किस पे आधारित है? तो राष्ट्रमन्ना 1969 में सेम केंद्र राज्य संबंधों पे आपकी आधारित थी। फिर आपका पॉल एप्लेवी रिपोर्ट जो कि 1953 में आती है, जिसके आधार पे भारत में 1954 में जो लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना होती है, कहाँ पे? दिल्ली में।
फिर पॉल एप्लवी कमेटी ने बहुत सारी आपकी सिफारिशें आपकी दी थी। भारत के संविधान में पार्ट 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो जब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं, तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे आपकी शामिल की गई थी 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इन्होंने 8 की सिफारिश दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने आपके 10 मौलिक कर्तव्य आपके दिए थे। फिर आपका एक बाद में जोड़ा गया और इनका जो प्रोविजन था वो हमने सोवियत रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका लिया है, और यहाँ पे ये प्रोविजन आपका सोवियत रशिया से लिया है। फिर एक बर्मा समिति आती है 1999 में, और इसकी सिफारिश पे एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है जो कि 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे शिक्षा के अधिकार से आपका ये आपका संबंधित था, जो कि मौलिक अधिकार भी बनता है। पहले DPSP 45 में था, फिर इसको मौलिक अधिकार बनाया जाता है 2010 में, और 21A में शामिल किया जाता है, और उसी के थ्रू 6 से 14 वर्षों के जो बच्चे हैं उनके लिए आपका मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया 11वां वाला। तो यहाँ पे आपको ये याद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता आपका देता है? तो ये आपका अवसर की समानता किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव आपका नहीं किया जाएगा। तो ये है आपका अनुच्छेद 16। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसे कौन सी मौलिक अधिकार जो कि केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए आपके नहीं है। एक है आपका 15, दूसरा है 16, तीसरा है 19, चौथा है 29 और 30। तो ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार जो कि केवल इंडियन सिटीजन के लिए है और अन्य लोगों के लिए नहीं है, और विदेशियों के लिए इसके अलावा जो आपके बच जाते हैं जैसे 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 23, 24, 23, 24 के बाद धार्मिक स्वतंत्रता का जो भी आपका बचता है वो आपका सभी के लिए है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था। तो जब हम बात करते हैं कि जो वोटिंग एज थी वो आपकी घटाई गई थी 21 वर्ष से 18 वर्ष। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका आया था, तो उसका नाम है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988, और ये आपका लागू हुआ था 1989 में। और यहाँ पे जो समिति थी किसने मतलब इसकी सिफारिश की थी? LN सिंघवी समिति ने, जिन्होंने की जो पंचायती राज है उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात भी कही थी 64वें संवैधानिक संशोधन। तो उसी की सिफारिश के आधार पे आपका ये किया गया था। तो यहाँ पे अब मतदाताओं की संख्या भी बढ़ गई थी। अब हमें एक सिंगल मेंबर्स जो निर्वाचन आयोग है वहां से इसको त्रिस्तरीय बॉडी बनानी थी। तो ये था 61वां संवैधानिक संशोधन। फिर है पूना पैक्ट का पारित हुआ। तो यहाँ पे पूना पैक्ट जो कि अंबेडकर और गांधी के बीच एक समझौता हुआ था पूना में, और उस समय गांधी जी ने आपका अनशन कर लिया था क्योंकि वो आपके उस समय यरवड़ा जेल में थे। तो दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके लिए उच्च हिंदू वर्ग जो था वहाँ पे गांधी जी थे, और इस पूना पैक्ट पे जो साइन किए थे किसने? गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने, जो कि BHU से आपके संबंधित है, जिनके तत्वाधान में BHU की स्थापना भी आपकी हुई थी। तो ये पैक्ट आपका शामिल मतलब हस्ताक्षर हुआ था कब? 24 सितंबर 1932 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। तो इसके द्वारा मतलब पृथक निर्वाचन आपका नहीं दिया गया था, बल्कि विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए कुछ सीटें आपकी आरक्षित की थी। सीटों की संख्या थी आपकी कितनी? 148। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन की ओर मूव करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो जब हम बात करते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन आपका चल रहा था 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये एक लीडरलेस मूवमेंट था, यानी इसका कोई भी नेता नहीं था। और गांधी जी ने एक नारा दिया था इस समय, करो या मरो, या अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करो या संघर्ष करते करते मर जाओ। तो इस नारे को बहुत सारे लोगों ने आका उल्टा लिया था। तो यहाँ पे जो रेडियो का प्रसारण था वो 14 अगस्त को सबसे पहले किया गया था। किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा। और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी, जैसे कि नेहरू जी को अहमदनगर जेल में रखा गया था, जहाँ पे उन्होंने भारत की खोज नाम से एक बुक भी आपकी लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो 14 अगस्त 1942 को जो उषा मेहता थी उन्होंने
अपनी जो सहयोगियों के साथ खुफिया जो कांग्रेस रेडियो था उसका स्थापना की थी और उसका प्रचार प्रसारण भी आपका किया था। तो पहला रेडियो था जिसकी जो कि इनकी आवाज में आपका सुना गया था। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जेल हुई थी। एक और क्वेश्चन, भारत का जो झंडा है सबसे पहले विदेश में किसने फहराया था, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको पता होगा कि जर्मनी के आपका जो स्टटगार्ड है वहां पे आपका फहराया गया था। तो भीकाजी कामा के द्वारा आपका फहराया गया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है, तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक की बात करें जो कि एक उग्रवादी नेता थे और इनकी जो पत्रिका है 1881 में आपकी आई थी, केसरी, जो कि आपकी मराठी भाषा में है और मराठी जो कि आपकी इंग्लिश में है। इसके अलावा इन्होंने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया था 1893 में। इसके अलावा इनकी बुक है जैसे कि द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य, द ओरियन। इसके अलावा इनका प्रसिद्ध नारा कि मतलब इन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। और इन पे 3 बार आपका राजद्रोह का मुकदमा चला था। एक था 1897, दूसरा था 1906 और तीसरा था 1916 जब इनको मांडले जेल आपका भेजा गया था। नेक्स्ट है आपका होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था। सो आपको पता होगा कि होम रूल लीग जो कि आपका एनी बेसेंट ने मद्रास अडयार में आपका मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो कि आयरलैंड से आई हुई एक महिला थी और 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वो थी सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रथम विदेशी महिला थी, ये आयरलैंड से आई हुई थी। तो 1915 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था जिसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वशासन। और गंगाधर तिलक ने आपका शुरू किया था कहाँ पे, बम्बई महाराष्ट्र में। और आपका एनी बेसेंट ने मद्रास अडयार में। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है 1917 में, पहली महिला अध्यक्ष। और पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजनी नायडू। फिर है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी। तो जब हम बात करते हैं ऑल पार्टी कांग्रेस, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर AM अंसारी ने की थी, या डॉक्टर मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने, CR दास ने। तो ये स्थापना की थी डॉक्टर AM अंसारी ने। तो ये आपकी कॉन्फ्रेंस चली थी जो कि लखनऊ में 28 से 31 अगस्त 1928 तक। यहाँ पे भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की बात आपकी कही गई थी, जो कि क्रिप्स मिशन में भी आपकी कही गई थी। लेकिन बाद में भारतीयों ने बोला कि अब हमको ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बात तो हम 1928 में आपका कर रहे थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा CR दास, जिन्होंने आपका श्री अरबिंदो का केस लड़ा था, तो इन्होंने इनके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया था कि जब इनका डेथ हो जाएगा तब इनको मानवता के प्रेमी के रूप में आपका जाना जाएगा। और इन्होंने और CR दास और राजगोपालाचारी इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और आपका राजगोपाल स्वराज पार्टी। 1900 आपका असहयोग आंदोलन के फेल होने के बाद 1923 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने आपका वापस लिया था। फिर आता है कौन सा युग्म आपका ठीक नहीं है। खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड की हत्या की थी। बारिन कुमार घोष, ढाका षड्यंत्र अभियोग। तारकनाथ दास, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। लाला हरदयाल, युगांतर सर्कुलर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या, आपका बारिन कुमार घोष, जिनको कि आपका अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार किया गया था, ना कि ढाका षड्यंत्र केस। तो यहाँ पे खुदीराम बोस, जज किंग्सफोर्ड की हत्या की थी, इनको फांसी भी आपकी दी गई थी। तो इसका ये आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा वाला, बी वाला। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका मूव करते हैं। तो खुदीराम बोस जो कि आपके युगांतर पत्रिका इन्होंने निकाली थी, श्री अरबिंदो के भाई थे ये। और अनुशीलन समिति द्वारा एक प्रकाशित एक पत्रिका भी आपके चलाते थे जिसका नाम था युगांतर या जुगांतर। नेक्स्ट है दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक कौन थे। तो दल विहीन लोकतंत्र की जब बात आती है तो बहुत सारे इसके समर्थक आपके हुए थे। तो सबसे पहले समर्थक माने जाते हैं JP यानी जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके मेंबर्स भी नहीं थे। इनके अलावा महात्मा गांधी, जिन्ना और BN राव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स में नहीं थे। तो दल विहीन लोकतंत्र इन्होंने आपका बात कही थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का आपका कोई औचित्य नहीं है। और समाज में सुधार करने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति के बारे में भी बात कही थी 1978 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सप्तांग सिद्धांत को सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत थे वो भारतीय चिंतक जो कि राज्य के आंगिक सिद्धांत का भी आपका समर्थन करते हैं। राज्य के 7 अंग बताए हैं, जैसे स्वामी जो कि सोल होती है, आत्मा होती है, अमात्य जो कि आपका अमात्य का महत्वपूर्ण रोल होता है, आंखें करके इन्होंने उनको तुलना की। इसके अलावा जनपद हो गया, इसके अलावा दुर्ग हो गया, इसके अलावा कोश, इसकी तुलना की गई थी मुंह से, इसके अलावा दंड, मित्र, तो ये सारे किसके द्वारा आपके दिए गए थे? कौटिल्य के द्वारा 7 अंग थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। नेक्स्ट है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में किसने राज्य की उत्पत्ति की दैवीय सिद्धांत का वर्णन है? तो जब हम बात करते हैं राज्य का जो दैवीय सिद्धांत है वो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ जिसका नाम है मनुस्मृति, जिसको कि मानव शास्त्र, धर्मशास्त्र, इसके अलावा मनुस्मृति संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बात करें तो टोटल आपके कितने अध्याय है? 12 अध्याय है। और इसका नाम क्या क्या है? मानव धर्मशास्त्र, मनुस्मृति संहिता, मनुस्मृति, स्मृति ग्रंथ, बहुत सारे नाम है। और इसमें 12 अध्याय है और आपका 2500 के राउंड आपके श्लोक है। तो यहाँ पे माना जाता है कि राजा ईश्वर से उत्पन्न है। यहाँ तक कहा गया कि राजा में अनेक देवी देवताओं का निवास होता है और अतः स्वयं देवी देवता आपके राजा के रूप में धरती पे आते हैं और शासन करते हैं। तो ये शासन आपका ईश्वर के द्वारा आपका चलाया जा रहा है। तो मनुस्मृति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप क्या है? तो राज्य का स्वरूप की बात करें तो मनुस्मृति में आपकी सावयवी है। तो सावयवी का मतलब होता है कि राज्य का स्वरूप अर्थात राज्य इंसानों के बृहद स्वरूप में है, तो इसको कहा जाता है आपका सावयवी। तो यहाँ पे मनु ने राज्य के 7 सावयवी अंगों का वर्णन किया था। तो 7 अंग इन्होंने भी आपके बताए थे, जैसे कि स्वामी हो गए, अमात्य, पुर हो गया, राष्ट्र हो गया, कोश हो गया, दंड हो गया, सुहृद हो गया। तो ये थे 7 अंग। तो कौटिल्य के 7 अंग आपके अन्य है और मनु के दूसरे। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम बनाया था जिसका नाम एक पक्षी के नाम पे उन्होंने रखा था और उस पक्षी का नाम था आपका फिनिक्स। तो फिनिक्स सेटलमेंट भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पे 1904 में गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था आपका, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा इन्होंने फिर टॉल्स्टॉय फॉर्म बनाया था 1906 में, 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म, फिर 1915 में भारत में साबरमती आश्रम, फिर आपका इसी साबरमती आश्रम का नाम आपका बाद में मतलब बदला गया था। तो बाद में इसको कोचरब आश्रम और बाद में 1936 में इन्होंने सेवाग्राम आश्रम बनाया था। तो ये 5 आश्रम थे महात्मा गांधी के, सबसे पहले फिनिक्स, फिर टॉल्स्टॉय, फिर साबरमती, फिर कोचरब, फिर आपका क्या आप लास्ट में आपका सेवाग्राम। तो 1904 में उन्होंने गांधी के एक मतलब वहाँ पे एक पारसी रुस्तम जी से उनसे कुछ लैंड इन्होंने खरीदी थी डरबन में। तो यहीं पे उन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसको कि फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स सेटलमेंट करके आपका जाना जाता है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स की कृति यहाँ पे कौन सी है? तो जर्मन आइडियोलॉजी इन्होंने लिखी थी कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने। तो यहाँ पे इन दोनों ने ये मिल के लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने जो मिल के लिखी थी वो कौन कौन सी कृति है, इनको आपका एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने साथ में लिखी पुस्तकें। तो सबसे पहले आता है द सिविल वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका में सिविल वॉर, गृह युद्ध। दूसरा आता है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवाद का घोषणा पत्र। तीसरा है आपका जर्मन आइडियोलॉजी और चौथा है आपका होली फैमिली और पांचवा है आपका रेवोल्यूशन एंड द काउंटर रेवोल्यूशन। तो ये 4-5 कृति जो कि इन्होंने साथ में लिखी थी। तो ये जर्मन आइडियोलॉजी इसका आंसर हो। द ओरिजिन एंड स्पीसीज ये किसकी कृति है? तो ये आपकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपका एक महत्वपूर्ण विचारक है, उनका नाम आपका अभी मेरे को थोड़ा मतलब क्या नाम है उनका, थोड़ा मैं भूल रही हूँ। तो यहाँ पे उनकी एक प्रसिद्ध कृति थी ये। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा जर्मन आइडियोलॉजी। तो जिन्होंने आपका वो भी थ्योरी दी थी फास्ट टेस्ट करके, फ्री टेस्ट करके,
तो यहाँ पे आपका द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करें तो सबसे पहले ये प्रतिपादित की गई थी आपके सुकरात ने। तो इसका सबसे पहले यूज किसने किया? आपका हीगल ने। तो हीगल द्वारा प्रतिपादित है ये। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो राज्य है विश्वात्मा का विचार है और सतत क्रियाशील और गतिशील है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में निरंतर आपका संघर्ष चलता रहता है, द्वंद्व होता रहता है, तब हम एक पूर्ण सत्य तक जाती है। तो 3 क्रमों में इन्होंने बताया, पहले एक विचार आता है और इस विचार को इन्होंने कहा वाद, और इस विचार के विरुद्ध आपका दूसरा विचार आता है जिसको इन्होंने कहा प्रतिवाद, यानी जो इस विचार के विरुद्ध आया प्रतिवाद, एंटी आपका करके एंटी आइडिया, एंटी थीसिस कह सकते हैं। दूसरा आता है संवाद। इन दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तब आपका संवाद होता है, तब जाके हम एक मूल सत्य तक, एक परम सत्य तक आपका पहुंचती है। और ये संघर्ष आपका ऐसे ही लगा रहता है, तब आपका इस तरह से संघर्ष होता रहता है। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किसे क्रांतिकारी पंथ के रूप में, मसीहा के रूप में जाना जाता है? तो क्रांतिकारी पंथ, मसीहा के रूप में जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांत का, समाजशास्त्री, पत्रकार, वैज्ञानिक, समाजवाद के प्रणेता वो है कार्ल मार्क्स। ओके, तो इन्होंने क्रांतिकारी पंथ के रूप में, इनको एक मसीहा के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वर्ग संघर्ष का थ्योरी दिया था, दास कैपिटल की रचना की थी आपकी 1967 में। नेक्स्ट है उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? तो उपयोगितावाद का दर्शन किसके द्वारा आपका दिया गया था? ये दिया गया था आपका किसके द्वारा? जर्मी बेंथम के द्वारा, जो कि बोलता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। और उपयोगितावाद नामक शब्द का सर्वप्रथम अगर प्रयोग किया था वो किसने किया था? अपनी कृति आपका 1863 में आपके जेएस मिल ने। तो जेएस मिल ने उपयोगितावाद शब्द का सर्वप्रथम आपका प्रयोग किया था, लेकिन ये बेंथम के द्वारा आपका दिया गया था। नेक्स्ट है आपका किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को सूकर दर्शन भी कहा जाता है? तो सूकर दर्शक कहकर इनकी आलोचना आपकी काफी की गई थी, किसके द्वारा? जेएस मिल के द्वारा। तो इन्होंने कहा था कि एक असंतुष्ट सुकरात से आपका संतुष्ट सुअर से बेहतर है, एक असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट सुअर से बेहतर है। तो ये कथन था आपका किसका? बेंथम के बारे में है। जेएस मिल ने आपका सूकर दर्शन कहा था। फिर है किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन के विलोम है? तो स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। तो ये कथन है किसका? सीले का। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर होगा सीले का। इसके अलावा लोकतंत्र वो है जहाँ पे सभी लोग भागीदारी करते हैं, ये भी सीले का कथन है। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने दिया था? तो राज्य का वर्ग सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, जो कि एक आपके क्रांतिकारी मार्क्सवाद से आपका बिलोंग करते हैं। राज्य को शोषण का यंत्र आपका मानते हैं और बोलते हैं कि दो विरोधी वर्गों में हमेशा आपका संघर्ष चलता रहता है, एक है धनवान वर्ग जिसको बुर्जुआ, दूसरा है आपका सर्वहारा वर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? तो निर्धनता के कारण बहुत सारे क्रांति हो सकती है आपका, और बहुत सारा अपराध हो सकता है समाज में। तो ये है आपका अरस्तु का कथन। तो इन्होंने क्रांति के कुछ कारण बताए थे, जैसे कि आपका असमानता, अन्य कारण। तो ये आपका इनका कथन। नेक्स्ट है जॉन लॉस ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसका सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? तो जॉन लॉस ने आपका किसका जो पुनरुद्धार नहीं किया है? रूसो के न्याय को उन्होंने अपनाया है। जॉन लॉक से काफी प्रभावित थे, लेकिन हॉब्स का जो दर्शन है उन्होंने उसको नहीं अपनाया। तो हॉब्स के बारे में ये आपका सही होगा। यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया है? तो प्लेटो, अरिस्टोटल के समय से ही राज्य को नैतिक समुदाय आपका माना जाता था। राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का नैतिक उत्थान था। तो ये आपका काफी पहले से चलता आ रहा है। तो ये है आपका नैतिक पक्ष। दूसरा है किसने संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो संप्रभुता का जो उच्च धर्माध्यक्ष है उसके रूप में किसको जाना जाता है? चूंकि लोकप्रिय संप्रभुता का दर्शन भी आपका देते हैं, वो है आपका कौन? रूसो, संप्रभुता का उच्च धर्माध्यक्ष। तो यहाँ पे रूसो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? तो कौन कहता था कि प्रकृति की अवस्था में हमारे पास प्राकृतिक अधिकार थे जो कि जन्मजात थे आपके, और ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। तो ये कहा गया जॉन लॉक के द्वारा। इसके अलावा हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह
उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक है, यह कथन किसका है? तो हॉब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है, किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका सेबाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन था? तो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक की बात करें तो हॉब्स। तो हॉब्स का प्रसिद्ध कथन ज्ञान का अंत शक्ति है, उन्होंने दी कॉर्पोरेट नाम से उन्होंने एक रचना में आपका कहा था। और व्यक्ति में भौतिक आवश्यकता विद्यमान होती है, पशुओं से मिलती है। इस तरह से जो अरस्तु के कथन है उनको नकारा था, तो हॉब्स होगा। नेक्स्ट है अरस्तु की प्रसिद्ध कृति है यहाँ पे, तो द रिपब्लिक, द लॉस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये दो प्लेटो की हो गई, ये रूसो की हो गई 1762 में, और ये आपकी अरस्तु की है। इसके अलावा संविधान करके भी इनकी एक इम्पोर्टेंट कृति है। लेवियाथन के प्रमुख अंग है, तो लेवियाथन के आपके प्रमुख अंग आपके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं लेवियाथन, जो कि 1651 में आपके आई थी। तो यहाँ पे आपका जो प्रमुख अंग माना जाता है लेवियाथन के, वो है आपके कौन? अनुच्छेद मतलब जो 34 का सी होगा आपका, क्या होगा? वो है संविधावादी सिद्धांत। तो इसको संविधावादी सिद्धांत के तौर पे भी आपका जाना जाता है। तो लेवियाथन जो हॉब्स की एक प्रमुख कृति है, तो इसका आंसर होगा किसका? थॉमस हॉब्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास की बिल्कुल सही है। राज्य की शक्ति धारणा मैकियावेली ने दी थी, बिल्कुल सही है। अराजकतावादी विचारक आपके कौन कौन से हुए? विलियम गॉडविन और प्रौंधा, इसके अलावा महात्मा गांधी। सार्वसत्तावादी हीगल और बैरी हार्डी। सो यहाँ पे मार्क्स आपका नहीं होगा, तो सी यहाँ पे पूछा है गलत, तो यहाँ पे ये आपकी सही है। इसके अलावा बहुत सारे विचारक टॉनी भी आपके इसमें आते हैं। एक देश में समाजवाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था किसने? आपका लेनिन ने नहीं बल्कि स्टालिन ने ये नारा दिया था, एक देश में समाजवाद। 1924 में जब लेनिन की मृत्यु होती है, तो उनके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ लेनिनिज्म, लेनिनवाद की समस्याएं। तो इस दौरान इन्होंने बोला था कि एक देश में समाजवाद, बाकी भले ही पूरी दुनिया में आपका पूंजीवाद का बोलबाला हो, तो हमें अपने देश में आपका समाजवाद चाहिए। नेक्स्ट है आपका, किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो कौन कहता है कि जो फांसीवाद है वो समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो ये कथन है एल्फ्रेडो रोको का। नेक्स्ट है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य। तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार आपका राज्य क्या है? तो उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। तो उदारवादी जो विचारक होते हैं राज्य को जो आपका साधन को काफी इम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन जो आदर्शवादी साध्य पे आपके काफी बल देते हैं, और महात्मा गांधी ने दोनों पे आपका दिया है। तो किसी साध्य के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए एक साधन है आपका क्या? राज्य। नेक्स्ट है उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वो है आपके जॉन लॉक। तो जॉन लॉक जो कि मानव विवेक में काफी आस्था मानते हैं, और 3 अधिकार बताइए प्रकृति की अवस्था में, इसके अलावा मानव को सद्गुणी माना है, और व्यक्ति स्वतंत्रता पे काफी इन्होंने फोकस किया है। तो जॉन लॉक इसका कथन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? तो जब हम बात करते हैं जनमत का अभिकरण, बहुत सारी चीजें हो सकती है, समाचार पत्र पत्रिकाएं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपकी रेडियो, दूरदर्शन, टेलीविजन, ये सारे आपके जन संचार के माध्यम में आपके आते हैं। प्रेस, न्यायपालिका, रेडियो, टेलीविजन, राजनीतिक दल, क्या क्या आपके यहाँ पे से नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से संघीय शासन में शक्ति विभाजन का प्रावधान कौन करता है? तो शक्ति विभाजन का जो प्रावधान है, जो कि भारत में आपका 7वीं अनुसूची में दिया गया है, तो इसका प्रोविजन भारत के संविधान के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे आपका संघात्मक शासन का एक मूल लक्ष्य इसको माना जाता है द्वैध शासन के रूप में। तो ये है संविधान। वहाँ पे 7वीं अनुसूची में जो आपकी लिस्ट है वो भी आपकी इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर है भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यक है? तो भाषण की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारा डिबेट डिस्कशन होता है, बहुत सारी आलोचनाएं होती है, बिना आलोचना के लोकतंत्र आपका नहीं चलता है। फिर है संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता किसमें होती है?
तो संसदीय जनतंत्र में आपकी बात करें तो वास्तविक सत्ता आपकी होती है किसके पास? मंत्रिपरिषद के पास, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी आपके होते हैं और इन सबका अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल पावर जो कि आपके के पास होती है? राष्ट्रपति के पास। तो अनुच्छेद 74 जो कि कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद आपकी होगी और ये सलाह राष्ट्रपति पे बाध्यकारी होगी। तो बाध्यकारी बनाई गई थी 42वें संवैधानिक संशोधन। और एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है अगर उचित ना लगे, अनुचित कोई प्रावधान हो। ये 44वें में किया गया, केवल एक बार आपका भेज सकता है। तो मंत्रिपरिषद होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस सिद्धांत पे संचालित होती है? तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे संचालित होती है। फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने आपका इसके बारे में बताया था कि अमेरिका में ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है जहाँ पे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक होते हैं और राष्ट्रपति पूरे मंत्रिपरिषद में अपने मतलब जो उसके रिश्तेदार होते हैं उनको आपका नियुक्त करता है, जिसको स्पॉइल सिस्टम भी आपका कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। जस्टिस शब्द जज से निकला है, जज का संबंध किस भाषा से है? तो जस्टिस शब्द जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जस्टिया से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ न्याय का क्या होता है? आपका जोड़ना। तो न्याय से तात्पर्य क्या है? सामाजिक आदर्श। इसके अलावा ये शब्द आपका किस भाषा से है? लैटिन भाषा से आपका निकला हुआ है। और निम्नलिखित में किसका विचार संप्रभु, ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? जो संप्रभु है ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से आपका सीमित है। आप संप्रभु के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका बोंदा का कथन है। तो संप्रभुता के आधुनिक जनक जो कि बोंदा को माना जाता है, तो इन्होंने ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून के विरुद्ध संप्रभु कानून नहीं बना सकता है। तो संप्रभुता की कुछ सीमा भी आपकी मानिए और इनकी एक परिभाषा है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई आपका नियंत्रण नहीं होता है। तो सर्वोच्च संप्रभुता की जो सर्वोच्चता है वो जीन बॉन्डा ने आपकी स्थापित की थी। तो ए। फिर है आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। तो आधुनिक राज्यों में जो स्थिति है वो समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है बार्कर का। तो बार्कर जिन्होंने कि व्यक्ति के स्थान पे समुदाय को राज्य की एक इकाई माना है, तो ये कहते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम पीरियड है वहाँ पे समुदाय पे काफी अत्याचार से व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य राज्य को बताया गया है। तो व्यक्ति बनाम राज्य नहीं वरन समुदाय बनाम राज्य कहते हैं ये। तो ये बार्कर का कथन है। फिर है राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं होती है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो यह कहा है। तो यह है किसका कथन? तो ये कथन है लास्की का। नेक्स्ट है किसने कहा कि यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप में संघर्ष करने लगेगी। तो ये कथन किसका है? यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष ना हो तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप से संघर्ष करने लगेगी। तो ये कथन है बार्कर का। नेक्स्ट है अधिकार वह दावा है जिसको समाज स्वीकार करता है, राज्य लागू करता है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके बौसाके का। इसके अलावा ऐसा ही एक कथन आपका टी.एच. ग्रीन से भी आपका संबंधित है। तो अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य आपका लागू करता है। ये है आपका बौसाकी का। आप यहाँ पे ग्रीन में कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अ थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जॉन रॉस। 1971 में ये आपकी पुस्तक आई थी और ये पुस्तक आपकी जो कि न्याय के सिद्धांत पे आधारित है। और यहाँ पे इस पुस्तक को वही स्थान प्राप्त है जो प्लेटो की पुस्तक को, कांट की पुस्तक को, मार्क्स, मैकियावेली की पुस्तक को स्थान प्राप्त है। तो इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी पुस्तक भी आपकी लिखी है। किन सिद्धांतों के अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो जनता की इच्छा से किन सिद्धांतों के अनुसार आपकी राज्य की स्थापना हुई है? वो है आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। तो राज्य व्यक्ति का विराट रूप है किसने बोला है? तो ये कथन है आपका प्लेटो का। तो प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य अमरूद के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते हैं वरन राज्य का निर्माण आपका कैसे होता है? लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम है। तो ये है प्लेटो का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 वाला। रात्रि पहर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये है आपके रॉबर्ट नॉसिक से संबंधित। इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है आपका
आपका अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में आपका लिखा था। न्यूनतम राज्य की बात करते हैं और अर्ध अराजकतावादी भी इनको कहा जाता है। तो सेम जॉन लॉक की जो विचारधारा है, नकारात्मक उदारवाद को सपोर्ट करते हैं, कल्याणकारी राज्य का विरोध करते हैं, बोलते हैं कि कल्याण के नाम पे राज्य अपने पांव पसारते जा रहा है और बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो ये रॉबर्ट नॉजिक का कथन है। एंटाइटलमेंट इन्होंने आपकी थ्योरी भी दी थी। इसके अलावा किसका यह विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो राज्य व्यक्ति से पूर्व है, तो तार्किक रूप से व्यक्ति पहले है आपका, लेकिन आपकी मानसिक दृष्टि से राज्य का जन्म आपका बहुत पहले हो चुका है। ये कथन है अरस्तु का। राज्य के सावियरी सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी का समर्थक कौन है कि राज्य मनुष्य के समान है, मनुष्य के जैसा है? तो इसका जो समर्थक है वो है ब्लंट-सली और हर्बर्ट स्पेंसर। तो राज्य जैसे जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं वैसे ही राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं। तो इसके प्रबल समर्थक है ब्लंट-सली और हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है राज्य का? तो राज्य का सबसे ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है आपका कौन सा? राज्य का विकासवादी सिद्धांत सबसे पुराना इसको माना जाता है, तो सबसे अच्छा भी इसको माना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो व्यवहारवाद का जो जनक है वो है कौन? डेविड ईस्टन। तो व्यवहारवाद शब्द इन्होंने जो शब्द है ये भी वॉटसन ने दिया था। चार्ल्स मैरियम इसकी जनक यही जात मतलब इन्होंने चार्ल्स मैरियम ने सबसे पहले शब्द ये आपका दिया था, लेकिन राजनीति विज्ञान में इसको लागू किया था किसने? डेविड ईस्टन ने आपका। फिर उत्तर व्यवहारवादी उन्होंने दिया था। मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? तो जब हम बात करते हैं द मॉडर्न स्टेट हो गई, द वेव ऑफ गवर्नमेंट हो गई, सोशल कॉजिशन हो गई, पॉलिटिक्स इन सोसाइटी हो गई और आपका सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस हो गई। तो ये सारी रचना है किसकी? मैकाइवर की। इसके अलावा द नव ऑफ गवर्नमेंट कार्ल ड्यूस की है। द वेव ऑफ गवर्नमेंट किसकी है? आपका मैकाइवर की है, 1947 में आई थी। तो यहाँ पे दो शब्द से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, द वेव ऑफ गवर्नमेंट और द नव ऑफ गवर्नमेंट, नव्स ऑफ गवर्नमेंट। राजनीतिक शास्त्र के पिता, राजनीतिक शास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? राजनीति शास्त्र के जनक, जिन्होंने राजनीति को नीति शास्त्र से आपका अलग किया था और साइंस को, राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था, वो है आपके कौन? अरस्तु। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। तो स्वतंत्रता के बाद जो जिलाधिकारी की भूमिका है उसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। तो ये किसने कहा? तो ये आपका कौन सा कारण है? जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो पद है भारत में 1773 में आपका सृजित किया गया था, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो पहले टैक्स आपका इकट्ठा करते थे इसलिए उनका नाम कलेक्टर पड़ा, कलेक्ट करने से कलेक्टर। तो ये आपका जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण की भूमिका में बहुत सारे आपके बदलाव हुए हैं। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का पतन एक काफी बहस चली थी 1950 के दशक में। तो यहाँ पे इसके जो मुख्य विचारक है वो है कोबा या एल्फ्रेड कॉपन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी नाम से उन्होंने 1953 में एक बुक लिखी थी, तो द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अलावा डैनियल बेल का नाम भी आपने सुना होगा। तो अल्फ्रेड कोबेन इसका सही आंसर आपका होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विश्व राज्य का एक मॉडल बन गया है? तो विश्व राज्य का एक मॉडल बन गया है वो है संघात्मक सरकार। विश्व राज्य का एक मॉडल बन गया है, राज्यों को बहुत सारी स्वायत्ता दी गई है और पूरे विश्व में एक सरकार बनने के लक्षण सर्वाधिक इसमें देखे जाते हैं, संघात्मक प्रणाली। तो ये हमने देखा आज का प्रैक्टिस सेट, इसमें आपके 63 क्वेश्चन थे। तो ये है आपका इसका सारा क्या बोलते हैं उत्तरमाला और इसका सारा आपका जो भी है इनके बारे में। तो यहाँ पे कुछ कथन आपको याद रखते हैं जैसे ग्रैनियल ऑस्टिन का। इसके अलावा तो ये आपका इसकी पूरी जो आंसर है यहाँ पे आपके है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कल की वीडियो में स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट आपका थे नागरिक शास्त्र का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।